अंदर बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। फिर NADPH या फिर जो ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है ल्यूमेन के अंदर, उस ग्रेडियंट को ब्रेक करके हम लोग कैसे एटीपी सिंथेसाइज करा रहे हैं, वो देखा था CF0 और CF1 वाला, याद है ना। प्रोटोन ग्रेडिंग कैसे डेवलप हुआ है, मैंने आप लोगों को बोला था, जितने पॉइंट्स मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए वहां तक की एनसीईआरटी पढ़ लेना। कितने स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया एनसीईआरटी? जस्ट रेज योर हैंड्स। बस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लाइट रिएक्शन कवर अप कर लिया था। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है ना एनसीईआरटी, वो इसका एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का एनसीईआरटी पढ़ना। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द नेक्स्ट वन इज वी हैव डार्क रिएक्शन, है ना। फिर डार्क रिएक्शन। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है ना? नोट बना रहे हो इस चैप्टर के अच्छे से? मैम समझते समझते स्किप हो जाता है, आप स्लाइड्स भेज दे करो। ठीक है। डार्क वैसे मैं लिखने का टाइम भी देती हूँ आप लोगों को बाद में। मैं इसीलिए प्रेफर करती हूँ कि बच्चे क्लास में लिखे, बिकॉज बाद में नई चीजें समझ में आती है, स्किप भी कर देते हैं हम लिखना कभी कभी। पहले समझ लिया करो फिर लिख लिया करो, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन जो होती है, डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज C3 साइकिल, या फिर वी कैन ऑल्सो कॉल इट केल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगी? इट विल अकर इन स्ट्रोमा। ये हमारी स्ट्रोमा के अंदर होने वाली रिएक्शन है। अब इसको क्या चाहिए भाई? जो लाइट रिएक्शन में हमने एनर्जीज बनवाया है, ATP, उन सबको ये यूज करेगी, और यूज करके क्या बनवाना शुरू करेगी? ग्लूकोज बनवाएगी। तो ये जो साइकिल थी आपकी, केल्विन इसका नाम दिया गया बिकॉज दिस साइकिल इज गिवन बाय मेल्विन। केल्विन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। किसके अंदर किया था? सबसे पहले एक यूनिसेलुलर एल्गी के अंदर डिस्कवर किया था। दैट यूनिसेलुलर एल्गी इज क्लोरेला, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के टाइम पे रेडियो एक्टिविटी भी यूज की थी, यूज्ड एज यूज रेडियो एक्टिव कार्बन इन्होंने यूज किया था। नॉर्मल कार्बन क्या होता है? कार्बन 12 होता है ना। और ये एक ऐसी साइकिल है मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। यस मैम। वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैम अभी भी नहीं आ रही है। अभी नहीं आ रही। ये आप ही लोग, आप तो सुनिए नहीं। मैम बहुत धीमी आ रही है कभी कभी बीच में। यस मैम। अभी नहीं आ रही है। अभी थोड़ी सी आई बस। थम्स अप देके बताते रहो आ रही है या नहीं आ रही है। मैम अब आई अब आई। अब बिल्कुल सही है। अब सही है। मैम बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। चलो
जहां भी ब्रेक होगी ना बता देना मुझे कि मैम यहाँ भी नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं चलेगा कब वॉइस आ रही है कब कट हो रही है। तो मैंने बोला था कि ये जो हमारी साइकिल है ना, ये यूनिवर्सल साइकिल है। यूनिवर्सल का मतलब है भाई कितना छोटा सा प्लांट हो कितना बड़ा सा प्लांट हो, हर किसी के अंदर ये साइकिल आपकी पाई जाएगी। और इस साइकिल को कराने के लिए हमारे पास प्रेजेंट होता है एंजाइम, जिस एंजाइम को हम बोलते हैं रुबिस्को। अब रुबिस्को की फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। रुबिस्को का फुल फॉर्म लिख लो। इसका नहीं, सबसे पहले लिखो रुबिस्को का जो क्वेश्चन आता है इसका, दिस इज नोन एज मोस्ट abundant protein of whole biosphere। पूरे बायोस्फेयर में सबसे ज्यादा abundant प्रोटीन सोर्स इसको बोला जाता है। प्रोटीन मतलब सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला प्रोटीन का बना हुआ एंजाइम। रुबिस्को कहाँ पे पाया जाएगा? जब इसकी एक्टिविटी स्ट्रोमा के अंदर है तो इट विल बी फाउंड आल्सो इन स्ट्रोमा। और ये हमारा बाई फंक्शनल होता है, दिस इज बाई फंक्शनल। अब वो बाई फंक्शनल, अब फुल फॉर्म लिखवाऊंगी अब समझ में आएगा। रुबिस्को राइबुलोज, आवाज आ रही है ना? यस मैम। 1,5 बिसफॉस्फेट सी रुबिस, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया। देखो रुबिस हो गया आपका, और सी ओ, अभी सी ओ का लिखो। राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, सी मतलब कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अब बाई फंक्शन पता चल रहा है कि भाई ये कार्बोक्सिलेज की तरह वर्क भी करेगा, ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज का मतलब है कि ये CO2 को भी ज्वाइन कराने में हेल्प करेगा और O2 को भी ज्वाइन कराने में हेल्प करेगा। अब आप बोल सकते हो मैम दोनों को थोड़ी ना हर बार ज्वाइन कराएगा, एक टाइम पे एक ही को कराएगा। तो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि किसको ज्वाइन करा रहा है? तो डिपेंड करेगा कि मेरे एटमॉस्फेयर में अगर ज्यादा अमाउंट CO2 का है तो ये CO2 को बाइंड कराएगा, और अगर ज्यादा अमाउंट ऑक्सीजन का है तो ये ऑक्सीजन को बाइंड कराएगा। समझ आ रहा है? मम्मी जी फुल फॉर्म है इसमें बायोफॉस्फेट लिखना कि बायोफॉस्फेट? बिस लिख लो बाई लिख लो, ऑलमोस्ट सेम होता है। मैम एक बार फिर से बता दो। ये मैंने बोला कि जो रुबिस्को है दिस इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, होल बायोस्फीयर का सबसे अबंडेंट इसको प्रोटीन माना जाता है। ये स्ट्रोमा के अंदर पाया जाएगा क्योंकि इसका फंक्शन स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है। और रुबिस्को बाई फंक्शनल एंजाइम होता है, मतलब ये ऐसा एंजाइम है जो दो तरीके से फंक्शन करेगा। ये कार्बोक्सिलेज की तरह भी वर्क कर सकता है, ये ऑक्सीजनेज की तरह भी वर्क कर सकता है। अगर ये कार्बोक्सिलेज की तरह वर्क कर रहा है तो ये CO2 को बाइंड कराने में हेल्प करेगा। कैसे बाइंड कराएगा, किसके साथ कराएगा, वो सब अभी समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजनेज में ये ऑक्सीजन को बाइंड कराने में हेल्प करता है, ऑक्सीजन बाइंड, बायोफंक्शनल बोलते हैं ना? ओके इसीलिए इसको बाई फंक्शनल बोलते हैं। अब किसको बाइंड, दोनों को नहीं बाइंड कराएगा एक साथ, एक टाइम पे एक को बाइंड कराएगा। वो डिपेंड करेगा किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। और एक और चीज लिख लो, जब भी ऑक्सीजनेज की तरह वर्क करेगा ना ये एक वेस्टफुल प्रोसेस बन जाएगा। कैसे वेस्टफुल प्रोसेस बनेगा उसको भी प्रूफ करके दिखाऊंगी। अगर किसी को प्लांट फिजिक्स में डर लगता है ना, वो यही टॉपिक से डर लगता है। इतना लिख लो जल्दी से, जल्दी जल्दी लिखो। यस गुंजन, वेरी गुड। फोटो रेस्पिरेशन हम उसको बोलते हैं। दिस वेस्टफुल प्रोसेस इज नोन एज फोटो रेस्पिरेशन। मैम नोट डाउन कर लिया। सबने कर लिया? हम सब देके बताओ जल्दी से। चलो फिर अब आ जाते हैं इसकी नॉर्मल साइकिल पे। उस साइकिल से पहले चलो यहीं पे बता देती हूँ, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, मतलब रिएक्शन पढ़ी है। CO2 प्लस H2O क्या बनता है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। मतलब ये वाटर से
ही ऑक्सीजन रिलीज होती है, एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया था और लाइट रिएक्शन में भी हम देख के वाटर स्प्लिटिंग कौन कराता है, Mn+2, और उसी वाटर से ऑक्सीजन रिलीज होने का आता है ना। Yes, यस ma'am. अब इस Yes, CO2 से मेरे को क्या बनवाना है, C6H12, तो मेरे को कितने CO2 चाहिए, 6 CO2 चाहिए। तो अब ये जो मैं साइकिल पढ़ाऊंगी ना, क्योंकि देखो रुबिस्को क्या करता है ना, एक टाइम पे एक ऑक्सीजन को बाइंड करा पाता है, सिर्फ एक टाइम में एक ऑक्सीजन। तो इसका मतलब मेरे को रुबिस्को के थ्रू करानी, कितनी साइकिल रन करानी पड़ेगी, यस मैम। 6 साइकिल रन करानी पड़ेगी ना। क्यों, तो इसका मतलब हमारे पास जो केल्विन साइकिल चलेगी, ये कितने टाइम्स चलेगी, 6 टाइम्स चलेगी। अगर मेरे को एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनवाना है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मेरे को 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनवाना है, कितनी टाइम साइकिल रन करेगी, मैम 12 टाइम्स। मैम 2 टाइम्स। तनिष्का नहीं आई आज क्लास में, शांत ही हो भाई, तुम्हारे बिना तो क्लास अधूरी अधूरी लगती है, बोला करो। समझ में आया, 6 टाइम्स ये हमें साइकिल रन करानी पड़ेगी, तो यहीं पे लिख लो 6 टाइम्स रन कराएंगे फॉर 1 ग्लूकोज। अब कर लोगे, अगर क्वेश्चन आया ऐसे 2 ग्लूकोज 3 ग्लूकोज कितना भी पूछ ले। अब आ जाओ चलो साइकिल पे। अब ये साइकिल कहाँ पे चल रही है, स्ट्रोमा के अंदर। वेरी गुड। अब हमारे स्ट्रोमा के अंदर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, RUBP। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RUBP, रुबिस्को बाइफॉस्फेट। राइब्यूलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। अभी लिखवाई ना पीछे, RUBP Yes, yes. रुबिस्को एंजाइम था वो, और RUBP राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ठीक है, RUBP के साथ CO2 बाइंड कराया, किसकी हेल्प से कराएंगे, RUBP में CO2 बाइंड कराया विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को। तो यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज की तरह वर्क करेगा या ऑक्सीजनेज की तरह, मैम कार्बोक्सिलेज की तरफ भी CO2 प्रेजेंट है। कार्बोक्सिलेज की तरह करेगा, और एडिशन ऑफ CO2 इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। और ये ध्यान रखना, दिस RUBP इज 5 कार्बन कंपाउंड। जब मैंने 5 कार्बन कंपाउंड के साथ एक ऑक्सीजन बाइंड कराया, तो मेरे पास कितने कार्बन कंपाउंड बन के आएगा, 6 कार्बन बनना चाहिए ना। अब मैंने 6 कार्बन ना बनवा के 3 कार्बन वाले कंपाउंड बना लिए। इसे लिख लो, मैंने बनवाया 3PGA। कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन, कितने बने, 2 बने। समझ आ जाएगा, 3PGA। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PGA, PGA की फुल फॉर्म लिखो, दिस इज फोस्फो ग्लिसरिक एसिड, या फिर वी कैन कॉल इट ट्रायोज फॉस्फेट। इसीलिए यहाँ पे 3 लिखता है, 3PGA, 3 फॉस्फेट ग्रुप इसके अंदर होता है, या फिर वी कैन कॉल इट ट्रायोज शुगर। ये तीनों नाम इसी के हैं, कुछ भी एग्जाम में लिखा हुआ आ सकता है, एनीथिंग। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट होगा ना। नहीं, ट्रायोज ट्रायो, देखो PGA का मतलब फोस्फोग्लिसरिक एसिड, दिस फोस्फोग्लिसरिक इज आल्सो नोन एज ट्रायोज फोस्फेट। ट्रायोज फोस्फोग्लिसरेट नहीं होता, ओके मैम। ट्रायोज फोस्फेट होता है, देन या फिर ट्रायोज शुगर। अब ये 2 कंपाउंड है मेरे पास, 3 कार्बन वाले, इसको मैंने आगे कन्वर्ट करा दिया 1,3 डाई PGA में। डाई PGA का मतलब 1,3 डाई फोस्फोग्लिसरिक एसिड, दिस इज ऑल्सो 3 कार्बन। तो कितने कंपाउंड होंगे यहाँ पे भी, 2।
कंपाउंड्स होंगे। अब इस 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का आगे करा दिया मैंने रिडक्शन। ध्यान से सुनना, पहला स्टेप हुआ कार्बोक्सिलेशन, ये सेकेंड स्टेप हो रहा है रिडक्शन। क्योंकि स्टेप पूछे जाते हैं। फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड स्टेप रिडक्शन। रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इस 1,3 डाई पीजीए से मिलके हम लोग यहाँ पे बना देते हैं PgAl। कितने कंपाउंड, ऑल्सो फुल फॉर्म लिख लो चलो पहले। हाँ फुल फॉर्म नोट करनी है। फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब देखो आप लोगों को 11th के स्कूल एग्जाम्स देने हैं, तो स्कूल एग्जाम्स में आ सकता है राइट डाउन द C3 साइकिल। C3 साइकिल बनाओ पूरी, आ सकता। ठीक है, ये बना, पहले एक बार समझ लो। फिर ये 3 कार्बन कंपाउंड से देखो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स है, मतलब टोटल 6 कार्बन है ना यहाँ पे। इस स्टेप में एक कार्बन लॉस हो जाएगा, ऐसे समझो। अभी इस स्टेप में एक कार्बन लॉस हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास बनेगा एक 5 कार्बन कंपाउंड विच इज नोन एज राइबुलोज 5 फोस्फेट। और इस राइबुलोज 5 फोस्फेट से वापस से बन जाएगा राइबुलोज 1,5 बिसफोस्फेट। ये राइबुलोज 1,5 बिसफोस्फेट 5 कार्बन था, दिस इज ऑल्सो 5 कार्बन। अब एक बार वापस से समझो, हमने सबसे पहले क्या करा है, RuBp 5 कार्बन कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करा है, दिस इज कार्बोक्सिलेशन। प्रोडक्ट बना PGA। PGA 3 कार्बन कंपाउंड है सबसे पहला। पहला देखो, अब क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होंगे आप लोगों के। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होगा आपका, व्हाट इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। ये पहला क्वेश्चन देगा, सबसे पहले CO2 एक्सेप्टर कौन है या फिर प्राइमरी स्टेबल प्रोडक्ट कौन है यहाँ पे। इन दोनों का आंसर बताओ। 3 एक्सेप्टर तो रुकने में बिस्को होगा। मैम प्राइमरी एक्सेप्टर RuBp का और स्टेबल प्रोडक्ट PGA। वेरी गुड। इस साइकिल को हम C3 साइकिल बोलते हैं बिकॉज इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन के आता है वो कितना कार्बन आता है, 3 कार्बन ना। यस मैम। 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए हम इसको C3 साइकिल बोलेंगे। हम यहाँ पे वापस से RuBp को बनवा रहे हैं, तो वापस से किसी चीज को रिक्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको रीजनरेशन बोल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड स्टेप रिडक्शन, थर्ड स्टेप रीजनरेशन। तो C3 साइकिल के अंदर 3 स्टेप्स आए, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में CO2 का एडिशन कराया, रिडक्शन स्टेप के अंदर एक कार्बन रिड्यूस होके निकल गया, रीजनरेशन में वापस से रीजनरेट करा दिया हमने RuBp। क्योंकि इतना सारा RuBp हर बार कहाँ से लेके आएंगे। अब यहाँ पे एक कार्बन निकल रहा है, एक साइकिल हुई, एक कार्बन बनी, 6 साइकिल होगी तो 6 कार्बन बन के आएंगी और 6 कार्बन से मिलके ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएगा। बताओ। यस मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट चीज आती है कि हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन में हम लोग एनर्जी क्रिएट कराते हैं, उस एनर्जी को यहाँ पे यूज करेंगे। कितनी एनर्जी यूज हुई मेरे को ये एक कार्बन बनवाने में, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। उसके लिए ट्रिक लिख लो, 3 2 1 3 4 ATP। क्या समझ में आ रहा है इससे कि अगर मेरे को एक CO2 को ऐड कराना है, फॉर द एडिशन ऑफ 1 CO2 आपको 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होगी और 3 ATP की रिक्वायरमेंट एक CO2 ऐड कराने के लिए। और पूरी रिएक्शन में कितने CO2 ऐड होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, 6 टू जो
12 और 18. एक C6H12O6 बनाने के लिए कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी? 6 CO2 मेरे को चाहिए, 12 NADPH चाहिए एंड 18 ATP के। तो ये मेरे पास अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको क्रिएट कराना है तो उसके लिए आपको इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। 18 ADP, 12 NADPH एंड देन 6 CO। पहले साइकिल नोट डाउन कर लो आप एक बार। कर लिया इस साइकिल को? मैम एक डाउट था। बताओ। मैम ये जो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है मैम, उसमें रुबिस्को क्यों नहीं है? रोबस्को इज एंजाइम, वो एडिशन में हेल्प कर रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अपने अंदर एडिशन नहीं करा रहा है, एडिशन कराने में हेल्प कर रहा है। तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो CO2 एक्सेप्ट कर रहा है, that one is your RUBP, ना कि रोबस्को। ओके मैम। स्टेबल प्रोडक्ट जो बन के आ रहा है, दिस वन इज योर PGA, फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ट्रायोज फोस्फेट या ट्रायोज शुगर। लिख रहे हो सब इस साइकिल को? पहले ही लिख लिया था। मैम वो रीजनरेशन तो उससे पहले नहीं होना चाहिए नीचे पे, जब कार्बन क्यों होना चाहिए? जब कार्बन निकलता है तो एक कार्बन निकल के आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि यहाँ पे PGAL से वापस RUBP बना। अगर आप एनसीईआरटी में चेक करोगे तो एनसीईआरटी ने ये वाला स्टेप नहीं दिया हुआ है। राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट, यहाँ पे क्या होता है, एक ATP मॉलिक्यूल यूज होता है, ATP कन्वर्ट होता है ADP प्लस IP का मतलब क्या होता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके इससे बाइंड करता है, तभी तो क्या बनता है RUBP की फुल फॉर्म, राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट ना। मतलब राइबोलोज के सिर्फ 5th पोजीशन से फॉस्फेट अटैच था, हमने वापस से एक और करा के फिर फर्स्ट पोजीशन पे भी लगा दिया, तब RUBP 1,5-बाइफॉस्फेट, राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। ये स्टेप मिसिंग है एनसीईआरटी का, उन्होंने डायरेक्टली लिखा हुआ। अगर आप देखोगे एनसीईआरटी ने RUBP CO2 पहले PGA से डायरेक्टली क्या बनवाया है, PGAL एंड डायरेक्टली RUBP, 3 स्टेप उन्होंने दिखाया हुआ है सिर्फ। मैंने आप लोगों की ईज के लिए बताया ये पॉइंट। लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो कोई नहीं है। मैम अगली वाली स्लाइड दिखा देंगे। अब मेरे को ये बताओ, अगर मेरे को 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बनाना है, सॉरी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है, तो हाउ मेनी ATP रिक्वायर्ड? क्या मेरे को 6 मॉलिक्यूल बनवाना है ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल्स, ध्यान से सुनो। ग्लूकोज के 12 6 होगा। 108. बात कर रहे हो? देखो एक ग्लूकोज के लिए कितने ATP चाहिए? 18। मैम कहाँ? एक ग्लूकोज के लिए, एक CO2 के लिए 3 ATP चाहिए। एक CO2, एक कार्बन के लिए ऐसे लिख लो, एक कार्बन के लिए 3 ATP, एक कार्बन के लिए 6 कार्बन के लिए 18, 18. और एक मतलब डायरेक्टली लिख लो, फिर एक ग्लूकोज के लिए 18, तो आपके 6 ग्लूकोज के लिए 18 इंटू 6 130। मैम 108. आया समझ में? यस ऐसे 2 ग्लूकोज के लिए पूछ ले, 3 ग्लूकोज के लिए पूछ ले, या फिर अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मेरे को 16 CO2 के लिए कितने ATP की रिक्वायरमेंट होगी, तो याद रखना एक CO2 के लिए 3 चाहिए, तो 16 के लिए 288. भाई 28 कैसे? मैम 18 into 16 ही तो होगा. हाँ सॉरी 18 इंटू 3 होगा, 16 18 इंटू 3। एक सेकेंड 3 नहीं 3 क्या कर रहा है? 16 CO2 के लिए कितने ATP चाहिए? एक CO2 के लिए कितने ATP चाहिए? 3। मेरे को कितने CO2 कराने हैं? 16, तो 16 इंटू 3 सही तो लिख रही थी मैं, गलत करा रहे हो? 48 ही होगा। 48 ही नहीं होगा क्या? हमेशा ये वाली चीज याद रखना,
या फिर ये ग्लूकोज वाली याद रखना है। 2 स्टेप्स याद रख लो कि एक CO2 के लिए 3 ATP और एक ग्लूकोज के लिए 18 ATP, ऐसे याद रखो। अगर क्वेश्चन पूछेंगे CO2 या ग्लूकोज के टर्म्स में पूछेंगे, नहीं तो वैसे नहीं पूछेंगे। अभी आ गया समझ? यस और बाकी लोग? यस मैम। ये C3 साइकिल है। C3 को C3 क्यों बोलते हैं वो भी समझ में आ गया, बिकॉज इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। आ गया। अब नेक्स्ट साइकिल आती है C4 साइकिल। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अब एक चीज समझ में आ गई होगी, इसको हम C4 क्यों बोल रहे हैं? मे बी इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन होगा, है ना। जितने भी अर्थ पे प्लांट्स हैं हर किसी के अंदर C3 साइकिल है। सिर्फ टोटल प्लांट के 1% प्लांट ही ऐसे हैं जिनके अंदर C4 पाई जाती है। और ये 1% प्लांट भी वो प्लांट्स है जो कि जनरली आपके ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाएंगे। ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर ये पाए जाते हैं। लेकिन अब देखो इनके अंदर C4 साइकिल होता है, सिर्फ पूरे अर्थ पे 1% है ये, लेकिन वी कैन कॉल देम मोस्ट प्रोडक्टिव प्लांट्स। मोस्ट प्रोडक्टिव का मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा इनका, सबसे ज्यादा यील्ड होगा ना। यस और किसी का सबसे ज्यादा यील्ड होता है तो इसका मतलब उसकी टॉलरेंस पावर भी सबसे ज्यादा होती है। दे हैव हाई टॉलरेंस पावर। कितना भी लो मतलब हाँ, कितना भी इन्वायरमेंट के अंदर कंडीशंस चेंज होती चली जाए ये उसको टॉलरेट कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को टॉलरेट कर सकते हैं। इसीलिए हम इनको हाई टॉलरेंस पावर बोलेंगे। ये C4 साइकिल आपके साइंटिस्ट ने दिया था जो कि है आपके हैच एंड स्लेक साइंटिस्ट, इसीलिए C4 साइकिल को हम हैच एंड स्लेक पाथवे भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट इनकी अंदर एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये प्लांट्स कभी भी लो टेम्परेचर पे वर्क नहीं करेंगे। नेवर वर्क एट लो। बाकी सब कुछ टॉलरेट कर लेंगे, लो टेम्परेचर कभी टॉलरेट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देख के तो आप बोलोगे मैम ये तो बहुत आसपास वाले प्लांट्स है। मेज, शुगर केन, सॉर्गम, मेरेंथस, चिनोपोडियम, ये प्लांट्स के नेम है। ये जो ऊपर वाले 3 है ये तीनों मोनोकोट्स हैं और नीचे वाले दोनों डाइकोट्स हैं। और ऊपर वाले तीनों कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? तीनों के तीनों ग्रामीनी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये अभी सिलेबस में नहीं है लेकिन सिर्फ नाम लिख देना। ये दोनों डाइकोट्स। अब इन प्लांट्स के अंदर आखिरकार क्या स्पेशलिटी पाई जा रही है, कितना ज्यादा ये टॉलरेट कर सकते हैं हर चीज को? इनके अंदर पाई जाती है क्रैंच एनाटॉमी। अब वो क्रैंच एनाटॉमी इनको कैसे हेल्प करती है हर चीज टॉलरेट करने में और हाई प्रोडक्शन करने में? इस क्रैंच एनाटॉमी के अंदर आपका एक डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और इनके अंदर कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। नेवर फोटो रेस्पिरेशन। अभी डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट का मतलब ये होता है कि क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट अलाइनमेंट देखा जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही क्या कर रहे हैं, चीज ध्यान से। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? किसी का जितना ज्यादा प्रोडक्शन किस बेसिस पे हो कि उसके अंदर इतना ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा।
तो एक चीज आपको समझ में आएगी कि हाई प्रोडक्टिव प्लांट है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो मतलब इनके अंदर ग्लूकोज ज्यादा बनता है। ग्लूकोज ज्यादा किससे बनेगा? हाई फोटोसिंथेसिस से बनेगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट ट्रैप करने के लिए कुछ चाहिए। जो हमने देखा था PS1 PS2 में सबसे ज्यादा मेन रोल किसका था? क्लोरोफिल का ही था। और क्लोरोफिल किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। यस मैम। तो इसका मतलब यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट है ना, वो इस टाइप से अरेंजमेंट है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट को ट्रैप कर पाए। जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट को ट्रैप कर पाएंगे उतनी ही ज्यादा अमाउंट में ये फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। और जितना ज्यादा अमाउंट में फोटोसिंथेसिस होगा उतना ही रेट इनका प्रोडक्टिविटी का बढ़ जाएगा। ये पहला रीजन हुआ कि ये हाई प्रोडक्टिविटी दिखाता है। नेक्स्ट आता है टॉलरेंस पावर। अभी हमने रुबिस्को को देखा था कि रुबिस्को इज वर्क एज अ बाइफंक्शनल कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज, और वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि उसके आसपास एनवायरमेंट में CO2 की अमाउंट ज्यादा है या फिर O2 की अमाउंट ज्यादा है। बाय चांस प्लांट के आसपास ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा हो गया तो वेस्टफुल प्रोसेस होता रहेगा। वेस्टफुल प्रोसेस का मतलब है कोई ग्लूकोज नहीं बनेगा, लाइट रिएक्शन होगी, फोटोसिंथेसिस होगा, ATP NADPH बनेंगे, लेकिन उस ATP NADPH का यूज कर करके आप ग्लूकोज नहीं बनवा पाओगे, वो होगा वेस्टफुल प्रोसेस। लेकिन ये ऐसे प्लांट है, C4 प्लांट, वो प्लांट है जिसके अंदर कभी फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज इनके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि इनके अंदर हमेशा CO2 का अमाउंट बहुत ज्यादा रहता है। हमेशा CO2 एनरिच ये प्लांट्स रहते हैं। तो जब इनके अंदर हमेशा CO2 का अमाउंट ज्यादा रहेगा तो बाहर कितना भी CO2 का अमाउंट कम हो जाए कभी भी ऑक्सीजन जो इनका रुबिस्को एंजाइम और ऑक्सीजनेज की तरह वर्क नहीं कर पाएगा। यस मैम। नहीं कर पाएगा ना, बताओ। यस मैम। तो ये है आपका। चलो फिर इतना समझ में आया फोटो रेस्पिरेशन। अब इनके अंदर जो एक क्रांच एनाटॉमी है ना, ये क्रांच एनाटॉमी एग्जैक्टली होता कैसे है, इसका एक छोटा सा डायग्राम बना। हमने नॉर्मली केसेस में पढ़ा है, सेंटर में हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स होता है ऐसे, जाइलम फ्लोएम ऐसे ही होता है ना। यस ये अरेंजमेंट रहता है। जाइलम फ्लोएम के पास में होती है मीजोफिल सेल्स, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो स्टेम और रूट की नहीं बात करें, हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे? लीफ की बात करेंगे ना। यस मैम। लीफ के अंदर हमेशा क्या होता है? मीजोफिल सेल्स होती है चारों तरफ। वेस्कुलर बंडल्स के एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ी है ना। यस तो ये हमारे पास मीजोफिल सेल्स है। अब क्या होता है मीजोफिल सेल्स के इनर साइड में एक एक्स्ट्रा सेल्स होती है इनके पास, वी कैन कॉल देम बंडल शीथ सेल्स। तो अब ये जो C4 साइकिल होती है ना, C4 साइकिल दो जगह पे चलती है। एक तो चलती है मीजोफिल सेल्स में इनमें, और एक चलती है अंदर बंडल शीथ सेल्स के अंदर। बंडल शीट। ठीक है, तो ये बाहर वाली इधर लिख लेना चाहिए, मीजोफिल सेल्स। और इधर लिख लेना बंडल शीथ सेल्स। दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। अगर एक एक कर करके और दोनों को कंपेयर करके समझेंगे कि बंडल शीथ सेल्स और मेसोफिल सेल्स में आखिरकार डिफरेंस क्या है। जो हमारी मेसोफिल सेल्स होती हैं ये जनरली स्मॉल साइज की होती है। वैसे डायग्राम में देख के आपको लार्ज दिख रहा है अभी, लेकिन स्मॉल साइज की होती है। बंडल शीथ सेल्स है जो कंपैरेटिवली लार्ज साइज की है, लेकिन लार्ज साइज के साथ साथ एक चीज आपको दे रहा है, कॉम्पैक्टली अरेंज है, टाइटली पैक्ड है इनके अंदर। अब लार्ज साइज है इनका, तो लार्ज साइज होने की वजह से इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होगा। यस मैम। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से लार्ज नंबर ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को ट्रैप करेंगे। Yes, बहुत ma'am. ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज है, टाइटली पैक है। टाइटली पैकेट मीन्स नो इंटरसेलुलर स्पेस।
कोई इंटरसेलुलर स्पेस इनके अंदर नहीं होगा। और जब इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, गैसेस को अंदर नहीं आने देंगी, इम्परमिएबल हो जाएंगे गैसेस के लिए, हो जाएंगे नहीं बंडल शीट सेल्स इम्परमिएबल टू गैसेस, यस मैम। Yes, ma'am. इम्परमिएबल टू गैसेस। अब इनके पास सिर्फ और सिर्फ ओनली साइक्लिक, साइक्लिक ईटीएस, इसमें तो कहाँ लिखा होगा, उसको छोड़ो भी, स्पेल्ड में लिखा है, ये याद रखना भी यहाँ पे, इनके अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं होता, मतलब कोई ऑक्सीजन का फॉर्मेशन इनके अंदर नहीं होता। क्यों ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं होता? बिकॉज इनके अंदर, बिकॉज देखो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन होगी, उनके अंदर नॉन साइक्लिक साइक्लिक चलेगा। तो बंडल शीट सेल्स वो सेल्स है जिनके अंदर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चल रहा है, और साइक्लिक में तो कोई ऑक्सीजन नहीं बनती ना, हमने देखा था, नॉन साइक्लिक में बनती है सिर्फ, यस है ना। तो इसका मतलब कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है CO2 का अमाउंट ही ज्यादा रहेगा, फोटो रेस्पिरेशन तो वैसे ही नहीं होगा। इनके पास, इनके स्ट्रोमा में, बंडल शीट सेल्स के स्ट्रोमा के अंदर रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है। इसमें लिखो स्मॉल साइज है, और इनकी जो वॉल्स है वो बहुत ज्यादा थिन है। थिन वॉल से गैसेस एक्सचेंज इजीली करा पाएंगी, करा पाएंगी। इनके अंदर साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों फोटोफॉस्फोराइलेशन चलेंगे, साइक्लिक भी चलेगा, नॉन साइक्लिक भी चलेगा इनके अंदर। देन इनके अंदर नॉन साइक्लिक चल रहा है तो ऑक्सीजन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। ऑक्सीजन मिलेगा। इनके स्ट्रोमा में रुबिस्को नहीं होता। अब यहाँ से स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम भाई C4 साइकिल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मीजोफिल सेल्स के अंदर रुबिस्को नहीं है। अब रुबिस्को नहीं है तो C3 साइकिल यूनिवर्सल साइकिल थी ना, Yes, ma'am. यूनिवर्सल हर किसी के अंदर होती है। तो इसका मतलब C4 प्लांट वो प्लांट है जिनके मीजोफिल सेल्स के अंदर रुबिस्को नहीं है, तो मतलब C3 नहीं होगी वहां पे। तो लेकिन बंडल शीट के पास रुबिस्को है, उसके अंदर होगी, तो मेसोफिल सेल्स के अंदर रुबिस्को नहीं होगी। तो भाई रुबिस्को नहीं है तो और कुछ होना चाहिए इसके पास, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं पेपकेज। पेपकेज, पेप की फुल फॉर्म लिख लो, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। ये बाई फंक्शनल नहीं है क्योंकि सिर्फ केज है, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ CO2 बाइंड कराने में हेल्प करेगा। Yes, ma'am. तो सिंपल चीज ये याद रखनी है, मतलब इतनी सारी कहानी मैंने आप लोगों को लिखवा तो दी है, लेकिन सिर्फ एक चीज ये याद रखनी है कि जो मेसोफिल सेल्स है उनके पास रुबिस्को एंजाइम नहीं होता, उनके पास एक एक्स्ट्रा एंजाइम होता है पेप्केज, जो बंडल शीट सेल्स के पास नहीं होता, उनके पास रुबिस्को होता है। तो यहाँ पे लिख लो नो पेप्केज। लिखो इसको जल्दी से, फिर साइकिल बनवाती हूँ। और ये पेप्केज भी ना इनके साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे भी वही C3 वाले तीन ही स्टेप होंगे, कार्बोक्सिलेशन, बस एक एक्स्ट्रा वहां पे क्या था, रिडक्शन था, यहाँ पे रिडक्शन की जगह डी कार्बोक्सिलेशन, फिर रीजनरेशन। वहां पे कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन एंड रीजनरेशन। लिखो जल्दी जल्दी।
हुआ? मैम बस 2 मिनट। मैम नोट कर लिया। बाकी सबका हो गया? यस मैम हो गया। चलो साइकिल बनाते हैं। तो मैंने बोला ये जो साइकिल चलेगी आपके दो जगह पे चलने वाली है। सबसे पहले आपकी चलेगी ये मीजोफिल सेल्स के अंदर। मीजोफिल सेल्स से फिर बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल्स में। तो सबसे पहले कहाँ पे आती है? सबसे पहले बन चलती है साइकिल मीजोफिल सेल से स्टार्ट होती है और आती है बंडल शीट सेल के अंदर। क्या होता है सबसे पहले आपका, बिकॉज बंडल मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या है? रूबिस्को एब्सेंट है ना, रूबिस्को नहीं है वहां पे। तो वहां पे आरयूबीपी तो ऑब्वियसली बात है फिर नहीं होगा। वहां पे कंपाउंड होता है पेप। पेप की फुल फॉर्म फोस्फोइनोल पाइरुवेट। पायरुवेट। पेप के साथ कंबाइन करता है कौन? CO2। CO2 कंबाइन करता है विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम? पेप्टेज। पेप्टेज एंजाइम। दिस स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन। फर्स्ट स्टेप हुआ। अब पेप जो है हमारे पास, दिस इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। 3 कार्बन कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है। कितना कार्बन कंपाउंड बनेगा? 4 कार्बन का। 4 कार्बन कंपाउंड इज योर OAA। OAA is your oxalo एसिटिक एसिड। acetic acid। एसिड। दिस इज 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है। तो अगर आपसे C4 साइकिल के लिए पूछे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, प्राइमरी CO2 पेप केज नहीं भाई, पेप सिर्फ पेप। एंड फॉस्फोरस पायरुवेट। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सालो एसिटिक एसिड। क्लियर हो जाएगा? फिर ये ऑक्सालो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है। ये आगे कन्वर्ट होके बनाएगा क्या आपका? मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड मेसोफिल सेल से निकल के ट्रांसफर होगा बंडल शीट सेल्स में। और मैलिक एसिड इज ऑल्सो 4 कार्बन कंपाउंड। अब ये रिडक्शन करेगा। रिडक्शन वाले स्टेप में वहां पे भी एक CO2 निकल के गया था, क्योंकि 6 टाइम साइकिल रन करानी है, वहां पे भी C6H12O6 बनाना है। यहाँ पे भी सेम स्टेप हो रहा है। तो मैलिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड में से एक CO2 निकल के चला गया, एक CO2 निकल के चला गया। यहाँ पे बन गया आपका पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड इज 3 कार्बन कंपाउंड। और ये 3 कार्बन कंपाउंड वापस से कहाँ पे गया? मीजोफिल के अंदर। और 3 कार्बन कंपाउंड पाइरुविक एसिड ने वापस से बनवा लिया क्या? फोस्फोइनोल पाइरुवेट। तो फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन, ये सेकंड स्टेप डीकार्बोक्सिलेशन, और ये थर्ड स्टेप रीजनरेशन। फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन, सेकंड स्टेप डीकार्बोक्सिलेशन।
थर्ड स्टेप रीजनरेशन। आया समझ में यहाँ तक सबको? यस मैम। बना लो उसको जल्दी से। मैम ये जो पायरुविक एसिड है ये बंडल शीट सेल से फिर मेसोफिल सेल्स में जाएगा। बंडल शीट सेल से न्यूट्रोफिल सेल्स के अंदर ये ट्रांसपोर्ट होगा। समझ आया? This is your flow cycle. हो जाए तो बताना, फिर इसका भी वो एटीपी वाला फॉर्मूला बताती हूँ, जैसे वहां पे बताया था ना 3-2-1 करके, ऐसे इसका है 5-2-1। एक CO2 के लिए 2 NADPH लगेंगे, 5 ATP लगेंगे। वहां 3-2-1 C3 साइकिल के लिए, C4 के लिए 5-2-1। बाकी सब सेम है। क्या? Yes, ma'am. आप फॉर्मूला लगा लो 5-2-1 वाला। एक CO2 और अगर इफ वी कॉल इट फॉर 1 ग्लूकोज, एक ग्लूकोज के लिए कितने कार्बन? 6, 6 2 12 NADPH 30 और 6 5 30, 30 ATP। ये फॉर्मूला याद रखना बस। फिर चाहे आपसे वो 10 CO2 का पूछ ले, 20 CO2 का पूछ ले, 10 ग्लूकोज का पूछ ले, सब बता दोगे ना? यस मैम। वहां पे 3 ATP थे, यहाँ पे 2 ATP एक्स्ट्रा यूज होता है, बस ये याद रखना। 3 ATP थे वहां पे, यहाँ पे 2 ATP एक्स्ट्रा यूज होता है। डन करो इसको जल्दी से। मैम हो गया। किया सबका? यस मैम हो गया। चलो फिर आज इसको यहीं तक